Hello everyone. So in today's video, we are going to start unit 2, that is principles of management, and our first topic is evolution of management thought. Management is not a new concept, it has evolved over hundred of years ago. Today we will trace this journey and understand how different thinkers and theories shape modern management. जैसे कि हमें सबको पता है कि मैनेजमेंट कोई नया टॉपिक नहीं है, ये धीरे धीरे ईयर बाय ईयर इसको डेवलप किया गया। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग थिंकर्स ने अपनी अलग अलग थियरीज से मॉडर्न मैनेजमेंट को शेप किया है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को 5 मेन स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे सो दैट इट विल बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड। तो कौन से 5 स्टेजेस हैं इसके? तो पहले आएगा प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, फिर क्लासिकल अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच एंड फिफ्थ है इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो पहले है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, जो हम लोग 1880s की पहले की बात कर रहे हैं। तो बिफोर फॉर्मल मैनेजमेंट थियोरीज, वर्क वाज मैनेज थ्रू ट्रायल एंड एरर, पर्सनल जजमेंट एंड फैमिली ट्रेडिशंस। देयर वाज नो सिस्टमैटिक प्लानिंग। तो जब मैनेजमेंट की कोई थ्योरी नहीं थी, तब लोग कैसे मैनेज करते थे चीज़ों को? अपनी एक्सपीरियंस से, या तो जो उनकी परंपराएं चलती आ रही हैं उसके हिसाब से वो अपना काम करते थे। कोई प्लानिंग या साइंटिफिक कोई भी वैसा प्रोसेस नहीं होता था। ठीक है, कोई नो डिवीजन ऑफ लेबर, वर्कर्स हैड टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, नो टाइम स्टडीज़, नो स्टैंडर्ड्स, कोई स्टैंडर्ड नहीं थे कि इतने टाइम में इतना होना चाहिए, इतने टाइम में इतनी चीज़ें बननी चाहिए। आप अपने काम को डिवाइड करो अलग अलग ग्रुप्स में, है ना। तो वैसे भी कुछ नहीं था। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो इन अर्ली टेक्सटाइल वर्कशॉप्स द ओनर हिमसेल्फ सुपरवाइज एवरीथिंग विदाउट एनी फिक्स प्रोसेस। तो जो सुपरवाइज़र था वही अपनी कंपनी में सारी चीज़ें देखता था। कोई भी वैसे फिक्स प्रोसेस नहीं था कि पहले हम इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट कि कोई भी सिस्टमैटिक चीज़ें पहले के टाइम में नहीं होती थी। फिर आया क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मल एंड साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। यहाँ पर फॉर्मली एक मैनेजमेंट की बात करी गई, साइंटिफिकली उसको देखा गया। इट फोकस्ड ऑन इफ़िशियंसी, प्रोडक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल। बिल्कुल, तो यहाँ पर इफ़िशियंसी, प्रोडक्टिविटी की स्ट्रक्चर होना चाहिए एक, और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उन सब चीज़ों की बात करी गई। ठीक है, तो इसके अंडर, क्लासिकल अप्रोच के अंडर भी 3 चीज़ें आती हैं: साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी और ब्यूरोक्रेटिक थियोरी। तो सबसे पहले हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट से बात करेंगे। तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तो हमें पता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? FW टेलर। वो फर्स्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड्स टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। वो एक स्टील इंडस्ट्री में काम करते थे और वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि कोई भी काम करने के लिए ना एक बेस्ट वे होता है। आपको, अगर आप उस वे से उस काम को कर रहे हो तो आप बहुत ही इफ़िशिएंटली और अच्छे से उस काम को कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि फ्रेडरिक टेलर के पहले ये सब चीज़ें जो भी हम काम करते थे वो एक गेस वर्क पे चलती थी। जो ट्रेडिशन है बस उसके हिसाब से चलती थी, फॉलो करते थे उसको, या उनको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो उस हिसाब से उसको करते थे। कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग नहीं देखते थे काम में, जिसकी वजह से क्या, प्रोडक्टिविटी भी हमें मनचाही नहीं मिलती थी, मतलब देखा जाए तो कम ही मिलती थी, है ना। तो टेलर वांटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग साइंस, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस टू एवरी टास्क इन अ फैक्ट्री। तो फ्रेडरिक टेलर ने इसको सॉल्व करने की ठानी। तो उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को 4 मेजर प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर दिया। तो जिसमें फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो सबसे पहले क्या है ना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्कर्स बस ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करके ही काम करते थे, जिसको हम लोग रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि जैसा पिछलों ने किया वैसा ही हम भी करेंगे। बट टेलर ने क्या बोला कि साइंटिफिक मेथड को लाओ, है ना, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करो, जहाँ पे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, एक्सपेरिमेंट्स, इन सब चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो और उससे मोस्ट इफ़िशियंट काम आप कर सकते हो एक मोस्ट इफ़िशियंट वे में। सेकेंड प्रिंसिपल इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इसमें क्या है, डोंट हायर पीपल रैंडमली, सिलेक्ट देम बेस्ड ऑन स्किल,
aptitude and physical ability, then train them scientifically for that specific job. किसी भी रैंडमली वर्कर को आप ऐसे सिलेक्ट मत कर लो, बल्कि हमको देखना है कि उनमें क्या स्किल है, क्या एबिलिटी है ना। अगर उसके अकॉर्डिंग हम उनको काम के लिए सिलेक्ट करेंगे और उनको काम देंगे, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी जो हम देंगे काम की वो बहुत ही बेस्ट निकलेगी, जल्दी काम होगा और इजीली हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग एग्जांपल देखें, डोंट आस्क अ थिन मैन टू लिफ्ट हैवी मटेरियल्स, ट्रेन हिम मशीन वर्क इंस्टेड एंड सिलेक्ट स्ट्रॉन्ग वर्कर्स फॉर हैवी जॉब्स। बिल्कुल, कोई दुबला पतला आदमी है, उसको आप बोलोगे कि आपको भारी भरकम कोई काम करना है, तो वो उसका ही नहीं है, जोन का ही नहीं है, तो उसमें उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बल्कि हम उस बंदे को वैसा कोई काम दें, जैसे कोई मशीन वर्क सिखा दें, है ना, वो हमें उसमें हेल्प कर सकता है, और हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग वर्कर्स को उस हैवी जॉब में लगा दें, जिससे मोर इफ़िशिएंटली इफ़ेक्टिवली हमें काम मिलेगा। तो ये उसका सेकंड प्रिंसिपल था। अब थर्ड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स, नो फाइट्स, है ना। टेलर बिलीव्ड इन मेंटल रिवॉल्यूशन वेयर बोथ साइड्स वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। बिल्कुल, उन्होंने क्या बोला कि आपस में वर्कर और मैनेजर के बीच का जो एक रिलेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो दोनों अपना फ़ायदा ले सकते हैं, वर्कर भी फ़ायदा लेगा और एम्प्लॉयर भी फ़ायदा लेगा उस काम से, है ना। एग्जाम्पल, इफ़ मैनेजमेंट प्लान्स अ न्यू मेथड, वर्कर शुड अंडरस्टैंड इट एंड पार्टिसिपेट। सिमिलरली मैनेजमेंट शुड वैल्यू वर्कर्स इनपुट। बिल्कुल, अगर मैनेजमेंट ने कोई नई मेथड को इंट्रोड्यूस किया है, तो वर्कर्स को उन्हें उस मेथड को समझना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए। और वैसे ही मैनेजमेंट को भी अपने वर्कर्स की एक वैल्यू होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ प्रिंसिपल क्या बताया उन्होंने, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क शुड बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज, मैनेजर्स शुड प्लान एंड सुपरवाइज एंड वर्कर्स शुड फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म टास्क। बिल्कुल, डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है ना, कि अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आप वर्क को डिवाइड करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सुपरवाइज़र्स और अपने जो लोअर वर्कर्स हैं उनको एक प्रॉपर प्लान देने की, उनको इंस्ट्रक्ट करने की कि उनको वो काम कैसे करना है। एग्जाम्पल, मैनेजर शुड प्रिपेयर वर्क स्केड्यूल्स, डिसाइड टूल्स टू बी यूज्ड, वाइल वर्कर्स शुड फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग द टास्क्स इफिशिएंटली। बिल्कुल, मैनेजर्स का काम क्या होगा कि हमको एक स्केड्यूल बनाना है कि कौन सा काम कब किस टाइम पे होगा, कौन से उसमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। और वर्कर्स का क्या काम रहेगा कि उनको वो जो भी इंस्ट्रक्शंस उनके मैनेजर से मिल रहा है उसको फॉलो करना है और टास्क्स को इफ़िशिएंटली एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये काम रहेगा वर्कर्स का। तो ये 4 मेजर जो प्रिंसिपल्स थे वो फ्रेडरिक टेलर ने यहाँ पर बताए। अब उसमें उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताई है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जिसमें फर्स्ट है टाइम स्टडी। उसमें क्या है, मेजर द एग्जैक्ट टाइम needed to complete a task using stopwatches, help set standards and reduce wastage. Example, cutting a metal sheet takes 8 minutes. After training and standardization, the same task can be done in 5 minutes. बिल्कुल, टाइम स्टडी की बात करी उन्होंने कि हमें देखना है कि हम इतने पर्टिकुलर टाइम में कितना काम कर सकते हैं, और हमें ट्राई करना है डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके कि उसी काम करने को अगर हम लोग अलग अलग तरह से कर रहे हैं तो किस मेथड में कम टाइम लग रहा है, कम वेस्टेज हो रही है और प्रोडक्टिविटी अच्छी मिल रही है ना। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमें दिया है कि अगर हम लोग कोई एक मेटल शीट को कट कर रहे हैं जिसको काटने में हमें 8 मिनट लग रहे हैं, पर अगर हम इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं और काम को स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस बना देते हैं कि भाई इस प्रोसेस को आपको इसी हिसाब से करना है, तो सेम वही काम करने के लिए जो आपको 8 मिनट ले रहा था वो आप काम 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। ये थी उसकी टाइम स्टडी। सेकेंड है मोशन स्टडी। एनालाइज द बॉडी मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, एलिमिनेट अननेसेसरी स्टेप्स। Example, in bricklaying, Taylor reduced 18 motions to 5, which saved time and reduced fatigue. बिल्कुल, मोशन स्टडी में क्या बात करी है उन्होंने कि अगर आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आपका एक्स्ट्रा जो एनर्जी जहाँ जहाँ वेस्ट हो रही है
है ना, जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हम लोग उसमें फॉलो कर रहे हैं, तो वो हम लोग क्या चीज़ें जो है जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयर है वो कम थकेगा और ज़्यादा काम कर पाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दिया है कि ब्रिक लेइंग, जब हम लोग ईंटें जमाते हैं तब उसने क्या किया कि जहाँ पर उस पर्टिकुलर वर्कर को 18 मोशंस करने पड़ रहे हैं, 18 बॉडी मूवमेंट्स हो रही हैं, उसकी जगह पर उसने सिर्फ 5 मूवमेंट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि काम भी बचेगा, काम भी जल्दी होगा, टाइम भी बचेगा और जो वर्कर है वो कम थकेगा। तो ये बात करी थी उसने मोशन स्टडी की। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पे है यूज़ बेस्ट टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेसेस डिस्कवर्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस। हमें वही टूल्स और वही इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए वाइल परफॉर्मिंग एनी प्रोसेस, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़कर निकल कर आए। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा बेस्ट टूल है उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो हमें उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस और टूल्स को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। Instead of one supervisor, Taylor suggested 8 different specialized supervisors, 4 for planning and 4 for execution. यहाँ उन्होंने बोला कि आप एक सुपरवाइज़र की जगह पर 8 एक्सपर्ट्स रखिए, जो कि अलग अलग टीम्स के अपने खुद के एक्सपर्ट होंगे और वो अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपनी स्किल से वर्कर्स को अलग अलग लेवल पे गाइड करेंगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। एक टेक्निक थी दैट इज़ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पे वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, मोर वर्क मोर पे, लेस वर्क लेस पे। बिल्कुल, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या है कि वर्कर को आप उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पे करो। अगर उन्होंने ज़्यादा काम किया है तो उनको ज़्यादा पे करो, कम काम किया है तो कम पे करो। इससे वर्कर को भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ अगर हम बात करें एडवांटेजेस की कि क्या एडवांटेजेस मिले हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट से, तो पहला है हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा मिलेगी। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल कम होगा। देन बेटर क्वालिटी आउटपुट, क्वालिटी हमें बेटर मिलेगी। स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स मिलेंगे और म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर देखा गया, है ना। तो ये सारे हमें फ़ायदे मिले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट से। बट इसका क्रिटिसिज्म भी है। तो क्या क्रिटिसिज्म हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी को फॉलो करने में? ट्रीटेड वर्कर्स लाइक मशीन्स। बिल्कुल, वर्कर्स को कैसे ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया गया? मशीन्स की तरह। इग्नोर्ड ह्यूमन इमोशंस एंड क्रिएटिविटी। बिल्कुल, उसके इमोशंस का ध्यान ज़्यादा ना रख के क्रिएटिविटी को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया गया। टू मच कंट्रोल बाय मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया हर चीज़ को। देन डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन ऑल इंडस्ट्रीज़। ये हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते साइंटिफिक मैनेजमेंट को, है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दो नॉट परफेक्ट नहीं थी, बट टेलर की प्रिंसिपल ने थोड़ा बहुत हेल्प किया कि जो गेस वर्क चला हुआ आ रहा था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एक सिस्टमैटिक प्लानिंग में, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका हुआ वो चेंज हुआ, है ना। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी, जो हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। Till then, if you have any questions or any doubts, do comment down below so that I can help you solving those doubts, and I will see you in my next video. Till then, take care and all the very best for your examination.